धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या हज कमेटियां खत्म होने जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल इसलिए उभर रहा है क्योंकि मोदी सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हज कमेटियां, चाहे वो स्टेट में बनी है चाहे वो सेंटर में बनी है, वो सब खत्म हो जाएंगी क्या? और किस आधार पे ये दावा किया जा रहा है कि हज कमेटियां ख़त्म हो जाएंगी? इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू हैं हज यात्रा से जुड़े हुए, उन्हीं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए जुड़ रहे हैं हाफिज़ नौशाद आज़मी साहब। वो हज कमेटी में स्टेट स्तर पर 2 बार रह चुके हैं और नेशनल लेवल पर भी 1 बार वो मेंबर रह चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। बहुत सारी डिमांड उन्होंने उसमें उठाई हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सब्सिडी का पैसा पहले हज पे दिया जाता था वो जो बचेगा वो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या क्या उन्होंने चीज़ें उठाई हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले आपके धाकड़ खबर को का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हज जैसे अहम मसले को अपने चैनल से उठाने की कोशिश की। मैं दुआगो हूँ और साथ ही साथ मैं इस मसले को लेकर हिंदुस्तान की मुल्क के अवाम और दानिशवरान से गुजारिश करूँगा कि कतई तौर पर गुस्से में ना आवें, जज्बात में ना आवें, और ये मामला बहुत अहम है। और हमने और हमारे साथियों ने तकरीबन 20 साल से हज को बहुत कानून के अंदर रह के एक एक बात गवर्नमेंट से मनवाई है। जी और हज एक्ट 2002 जो बना था वो जी बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतर बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। और उसमें हमारे हाजियों की बहुत कोशिशें थी कि ये बने, और एक एक लफ्ज़ और जो ड्राफ्ट बना था उसमें भी कोशिशें थी कि गवर्नमेंट को जिस ज़राए से हम पहुंचा सके वो पहुंचा। और आपको ये भी याद दिला दे कि जी उस वक्त राज्यसभा में बीजेपी की या एनडीए की कोई बहुमत नहीं थी, लेकिन वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और बिना बहस के वो पास कर दिया गया क्योंकि इतना अच्छा ड्राफ्ट था। सभी अपोजिशन ने एक साथ हज को हज की तरह देखा, कोई राजनीति नहीं की। लेकिन जब वो लोकसभा में आया तो उसमें एक चेंजिंग हो गई। वो ये कि उस ड्राफ्ट में था कि सेंट्रल हज कमेटी का ऑफिस दिल्ली होगा और जो बॉम्बे में ऑफिस है वो रीजनल दफ्तर के हज कमेटी का ही रहेगा, लेकिन रीजनल दफ्तर में काम करेगा क्योंकि ये मुतालबात थे कि सेंट्रल ऑफिस दिल्ली लाया जाए, दिल्ली राजधानी है। जी तो ये चेंज हो गया राज्यसभा में और स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश पे। ठीक है। तो बहरकैफ इस पे लोकसभा में उस वक्त मैं नाम किसका किसका लूं, लेकिन सारी अपोजिशन पार्टियों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया। लेकिन बहरकैफ उस पर फिर लड़ाइयाँ चली और फिर हमारे जरिए इस पे मेमोरेंडम वगैरह गवर्नमेंट को दिए गए 100 मेंबर पार्लियामेंट के जरिए जी कि ये दिल्ली लाया जाए। लेकिन बहरकैफ वो उस पार्लियामेंट में भी मामला उठा, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो पाई। और मैं आपको एक बात बिल्कुल सफाई से बता दूं जी कि एक दिन मेरे दिल में खुद आया कि बॉम्बे हज का गेटवे है और जब पानी का जहाज चलता था उस वक्त से बॉम्बे के मुसलमानों ने और वहाँ के आवाम ने हज कमेटी और हाजियों की बहुत खिदमत की है। तो इसलिए ये बॉम्बे अगर रहे तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दिल्ली में मुस्तकिल ऑफिस होना चाहिए। आपने 2002 में बनाए गए एक्ट का यहाँ पे जिक्र किया, राज्यसभा के हालात भी बयान किए और लोकसभा के हालात भी बयान किए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने इस वक्त जब मैं खबर आपसे कर रहा हूँ 2002 के एक्ट का क्यों जिक्र किया यहाँ पे? इसलिए मैंने किया कि हज 2002 के एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है इस वक्त के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जरिए। कैसे कैसे वो खिलाफ वर्जी हो रही है और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बनाए गए हज एक्ट को मोदी सरकार में किस तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, थोड़ा तफसील के साथ बताइए। जी, मैं आपको बता रहा हूँ। हज 2002 के एक्ट में लिखा है, चूंकि हज मजहबी इदारा है, मैं यहीं से शुरू करूँ।
और उस वक्त की हुकूमत ने और ये माना कि ये मजहबी इदारा है। तो इसमें जो 7 मेंबर नॉमिनेट प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें 3 उलमाए किराम का जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्म विद्या विशेषज्ञ 3 होंगे, जिसमें एक शिया होगा और 2 सुन्नी होंगे। ठीक है। हज 2006 की कमेटी में, जिसमें मैं भी उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड मेंबर था और इत्तेफाक से मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी राज्यसभा कोटे से थे, तो उस वक्त वो एक्सटर्नल अफेयर्स में था, विदेश मंत्रालय में। तो 3 उलमाए किराम हमारे नामजद हुए। मौलाना बिलाल साहब रायबरेली और मौलाना मुअज्जम साहब नायब इमाम फतेहपुरी दिल्ली और मौलाना अंदर शाह कश्मीरी, जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो दुनिया में नहीं है इस वक्त, वो देवबंद के वो नामजद किए गए। ठीक है। इत्तेफाक से तीनों उलमा सुन्नी हो गए। तो बहरकैफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसी तरह से, जिस तरह से भी हुआ, राजी करके मौलाना अंदर शाह कश्मीरी का इस्तीफा लिया और उनकी जगह एक शिया आलिम दीन जो आजमगढ़ के ही सरजमीन के हैं, अब बेंगलोर में रहते हैं, मौलाना इम्तियाज हैदर साहब को नामजद किया कि इसमें तमाम आलिम दीन हो, हज के मसले मसाइल में कोई दिक्कत ना हो, जिसको जो परेशानी हो वो देख ले। ठीक है। दूसरा मामला एक्ट की खिलाफ वर्जी ये हुई, इस जो कमेटी बनाई गई 2016 में, हालांकि वो कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स के कलम से बनी है, उस वक्त वो था, लेकिन उसी साल नवंबर में वो माइनॉरिटी अफेयर में ट्रांसफर हुआ। उसकी भी तफसील बताऊंगा। ये माइनॉरिटी अफेयर में कैसे ट्रांसफर कराया गया, एक साजिश के तहत। ये उस जमाने में जब के रहमान साहब माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक खत वजीर आजम को लिखा था, उसमें कुछ चंद मेंबर पार्लियामेंट के दस्तखत करा लिए गए थे कि हज जो है वो माइनॉरिटी अफेयर में दिया जाए। बहरकैफ उसमें इख्तलाफात हुए, मुखालिफत हुई और वो फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन उसके बाद ये जैसे ही वजारत तब्दील हुई है, मोदी सरकार आई है, इन्होंने जाती दिलचस्पी लेकर उसे जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नकवी साहब के साथ मैंने 4 साल मेंबर की हैसियत से काम किया है। बहुत काबिल जाती तौर से वो शख्सियत है और हज के मामले में उन्हें एक एक नुक्ता मालूम है। वो एयर चार्टर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए काबिलियत भी कम है। लेकिन उन्होंने जब से हज की वजारत संभाली है, हज को कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे कब्जा किया जाए, कैसे हज कमेटियों को खत्म किया जाए, ये उस पर उन्होंने ध्यान दिया। हाजियों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये मेरा इल्जाम है और मैं ये साबित कर सकता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप ये साबित कर सकते हैं कि कैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने, कैसे मोदी सरकार ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से निकालकर, यानी कि विदेश मंत्रालय से निकालकर, हज कमेटी को पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में घुसाया और उसके बाद अब वो किस तरीके से इसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कैसे कैसे वो बर्बाद कर रहे हैं, ये बताने से पहले आप ये बताइए, जो ये कमेटियां बनती हैं 2006 में आपने जिक्र किया, ये कितने टाइम के लिए बनेगी? ये 3 साल के लिए बनती हैं और इसमें 3 स्टेट जो सबसे बड़े हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल, जहां से ज्यादा हाजी आते हैं, उन स्टेट हज कमेटियों के एक एक नुमाइंदे होते हैं। तो आपने बताया कि 3 साल के लिए हज कमेटी का गठन होता है। तो 2006 में तो आपने बता दिया कि 3 मौलानाओं को शामिल किया गया। एक मौलाना जो है सुन्नी थे, उनको इस्तीफा दिला के उनकी जगह एक शिया मौलाना लाए गए। तो उसके बाद क्या 2009 में, 2012 में या 2015-16 में जब भी गठन हुआ, वहां पे भी यही प्रक्रिया का पालन किया गया, मौलानाओं को रखा गया? कमेटी बनाई गई, बीच में मैंने गौर नहीं किया है, मैं आपको वो, क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ जो इस वक्त जो जब मैंने गौर करना शुरू किया कि हज को बर्बाद किया जा रहा है कैसे कैसे, तो 2016 में जो कमेटी बनाई गई उसमें सुन्नी उलमाओं को जगह नहीं दी गई। अच्छा, कौन कौन है उसमें 2016 वाली कमेटी में? क्या आपके पास नाम है उन मौलानाओं के जिसमें सुन्नी नहीं है कोई भी? नहीं, सुन्नी है ही नहीं है, कोई मौलाना सुन्नी नहीं है। और एक शिया बौरी उलमा को शिया की हैसियत से शामिल किया गया है, बौरी उलमा को शिया की जगह रखा गया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कमेटी खाली नहीं रहनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस कमेटी को 6-6 महीने का आपने एक्सटेंशन दे दिया, वो भी आपका कानूनी हक था 2 बार।
लेकिन जून के बाद से कोई कमेटी आपने नहीं बनाई। स्टेट हज कमेटी से नुमाइंदे आकर के सेंट्रल हज कमेटी बनती है। जी। तो उत्तर प्रदेश में 3 साल से कोई कमेटी नहीं है, महाराष्ट्र में कोई कमेटी नहीं है, दिल्ली में कोई कमेटी नहीं है, और बहुत से स्टेट में कमेटी नहीं है, और सेंट्रल कमेटी भी 6 महीने से नहीं है। तो किस हैसियत से, मेरा सवाल है, और मैं इसमें सारी हुकूमत को अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब को दी गई है। इसलिए मैं इसको किसी तरह का सियासी रंग और किसी तरह का इसमें गुटबाजी और किसी तरह की मसलकी वो नहीं झगड़े में में रहा हूं, न डालना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी की जिम्मेदारी है कि वो किस हैसियत से हज कमेटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो किस हैसियत से, जी, वो किस हैसियत से हज कमेटी में काम कर रहे हैं, उनकी भूमिका पर बड़ा सवाल है। और आपने कहा कि राज्यों में कमेटियों का गठन नहीं किया गया और सेंटर में कमेटी का गठन नहीं किया गया, तो ऐसा करके कमेटियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है क्या सरकार? और ऐसा करके वो क्या करना चाहती है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा है कि ये सरकार की, जिस दिन से मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए हैं, उनकी ये साजिश रही है कि इसे किसी भी तरीके से कैप्चर किया जाए। मैंने आपको पहले कहा था। अब ये हज, इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए गाइडलाइन दिया था, टूर ऑपरेटर्स का कोटा फिक्स करने के लिए और हज को बेहतर बनाने के लिए नई हज पॉलिसी बनाने का जिक्र किया था 2012 के फैसले में, जिसको मेरी जानकारी में 2 बार वजारत खारजा ने ये कहकर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि मेरे पास उसके लिए बजट नहीं है कि मैं इस कमेटी बनाने के लिए सऊदी अरब का दौरा करा सकूं। ठीक है। बहरकैफ इन्होंने आते ही उसे जैसे तैसे आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट से किसी को भेज करके कंटम कराया, और उस कंटम के उसमें इन्होंने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट इसके कमेटी बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाए, इन्होंने क्या किया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को एक फरमान जारी किया इनके मिनिस्ट्री ने कि ये कमेटी बनाई और इसका खर्च आप बियर करो। जी। अब इस तरह से मेरी जानकारी में 29,39,000 रुपए जो है उस कमेटी पे खर्च हुए। वो कमेटी अफजल अवानुल्लाह साहब की सदारत में बनी, कई मेंबरान उसमें थे, सऊदी अरब का दौरा किया, यहाँ वहाँ दौरा किया, 5 स्टार होटलों के दौरे किए, टीए लिए हज कमेटी से। हज कमेटी में कौन सा पैसा है? वो हाजियों का पैसा है, मुसलमानों का पैसा है। गवर्नमेंट सेंट्रल हज कमेटी को कभी 1 रुपया नहीं दी और ना देती है। तो मेरा ये सवाल है कि ये अपने मिनिस्ट्री से इन्होंने क्यों नहीं वो पैसे लिए, जबकि उसमें साफ लिखा है कि गवर्नमेंट बनाए, तो हज कमेटी का क्यों पैसा लगाया गया? ठीक है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा सवाल जो है कि हज, आपका एक ऑफिशियो मेंबर वहां नुमाइंदा है जी, उसके जरिए आप जो भी हज कमेटी में पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचावे। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपका दखल वहां वो हज कमेटी में नहीं है। आपने मस्जिद के गेट पे, मस्जिद की कुछ मरम्मत हुई, एसी वगैरह बन गया, बाकी कोई काम नहीं हुआ, कोई नया कमरा नहीं बना, नई बिल्डिंग नहीं बनी, उस पे आपने मस्जिद के गेट पे अपना और नीचे चेयरमैन का नाम लिखवा दिया। क्यों भाई? हज हाउस पे इधर उधर आपका पत्थर लगाया जो मरम्मत हुई है। तो ये कितनी गलत बात है कि जो मुसलमानों की अमानत हज हाउस है, मुसलमानों की जमीन पे बना है, मुसलमानों के पैसे से बना है, हिंदुस्तान के मुसलमान चंदा देते हैं उसमें, हर हाजी जाने वाला उसमें चंदा देता है हज हाउस का। तो आपको उस पे अपना नाम लिखवाने की, जहां आपका पैसा नहीं लगा है वहां आपने अपना नाम क्यों लिखाया? अब कुछ चीजें आपकी सिस्टमेटिकली ढंग से समझ लेते हैं। आपने पहला मुद्दा उठाया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो कमेटी बनी थी, जो राज्यसभा, लोकसभा से, पार्लियामेंट से कानून पास होके बनी थी, उसको धर्म भरम करके ये अपने तरीके से अपनी मनमानी चला रहे। एक मुद्दा आप ये उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा आप ये उठा रहे हैं कि जो हाजियों का पैसा है उस पर कमेटी बना के लोगों को मजे कराए जा रहे हैं और 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये उठा रहे हैं इसमें कि कमेटियों का गठन नहीं किया गया, ना स्टेट में ना सेंटर में। इसके अलावा और क्या मामला है आपके पास? इसके अलावा और ये मामला है कि जो कमेटी बनाई गई
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक मैं ये कहूँगा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन उस कमेटी ने को जो गाइडलाइन दिए गए कि आप टूर ऑपरेटर का कोटा फिक्स करिए और हज को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी बनाइए। जी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि सिर्फ 9 एम्बार्गेशन पॉइंट रहने चाहिए। ठीक है। आप ये बताइए कि अब वो एम्बार्गेशन पॉइंट बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए? 21 बढ़ने चाहिए। एम्बार्गेशन पॉइंट से घटा करके उन्होंने 9 एम्बार्गेशन पॉइंट की जो है वो सलाह दी है। दूसरी बात, उन्होंने हज एक्ट में तरमीम की सलाह दी है। जी तो ये सब चीजें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और फिर से ये नया हज एक्ट लाके मनमाना करना चाहते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को खत्म करने का इनका बिल्कुल इरादा है, नाकाम कोशिश है, जिसे हम लोग, मैं इस वक्त 1.5 साल से जाती तौर पे कह रहा हूं कि बीमार चल रहा हूं और मैंने सारी अपनी मसरूफियात खत्म कर दी है, लेकिन जब से मुझे ये पता चला कि हज कमेटी ऑफ इंडिया खत्म हो रही है, तब से अल्लाह ने मुझे फिर से एक रूह दे दी है। मैं भी चलने फिरने के लायक बहुत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस लड़ाई को आपके चैनल के हवाले से हिंदुस्तान के मुसलमानों से वादा करता हूँ कि इस लड़ाई को संजीदगी से हम लड़ेंगे और जैसे होगा उनके किसी गुमराहियत में नहीं आवेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं आवेंगे, हम कोई मुजाहिरा नहीं करेंगे। इस वक्त हालात के तहत हम इस लड़ाई को जैसे होगा लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग हमारे हमदर्दान हैं वो दुआ करें और इसमें साथ दें और इस तरीके से अल्लाह ताला, अल्लाह के मेहमानों का ये काम है। और आज भी मैंने इसे गैर सियासी तरीके से, जहां हमने मोहतरमा सोनिया गांधी जी को खत लिखा है, इस मामले में हमने राहुल गांधी जी को लिखा है, हमने अखिलेश जी को लिखा है, वही हमने राजनाथ सिंह साहब को भी लिखा है। क्या मुख्तार अब्बास नकवी शियों को जियारत कराने के लिए हज कमेटियों को खत्म करना चाहते हैं या उनकी जियारत का मामला हज कमेटियों में घुसाना चाहते हैं? इस पर थोड़ा और वजाहत कीजिए। मैं ये वजाहत पहले भी कर चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि न वो शिया के हैं न वो सुन्नी के हैं, वो मुसलमानों को बांटना चाहते हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हज कमेटी सिर्फ हज करा सकती है, वो जियारत नहीं करा सकती। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात और बहुत अहम इसमें रह गई है कि इन्होंने आते ही किस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट से दी जाने वाली एयर इंडिया को हज सब्सिडी खत्म कर दी। उसमें ये साफ 2012 के ऑर्डर में है, जो आफ्ताब आलम खान साहब का है और कई जजों का है, कि 10 साल में धीरे धीरे आप इसे खत्म करें। और इसका जो पैसा 2011 में 650 करोड़ रुपए है, उस टाइम ये कम्युनिटी के एजुकेशन पे और सोशल वेलफेयर पे खर्च किया जाएगा। यानी उसका ये साफ कहना है, जो मकसद है कि हर साल ये 650 करोड़ रुपए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर खर्च, एजुकेशन वगैरह पे खर्च किया जाएगा। तो एक तो इन्हें सब्सिडी खत्म करने का कोई भी अख्तियार नहीं था। किसके आदेश से, मेरा सवाल है कि चंद लोगों को प्राइम मिनिस्टर के यहाँ भेज करके एक वो दिलवा करके मेमोरेंडम, उसके जरिए कैसे इन्होंने खत्म किया? मेरा ये सवाल है, इसका ये जवाब दे। दूसरा ये कि अगर उन्होंने खत्म कर दिया, मुसलमानों ने उस पर वावेला नहीं मचाया, हमने भी नहीं मचाया, वो इसलिए नहीं मचाया, खामोश रहे कि चलिए अगर हाजी को, एयर इंडिया को ये पैसा नहीं मिलेगा, हज के फायदे में नहीं आएगा, तो ये हमारे गरीब मुस्लिम एजुकेशन पे खर्च होगा। तो वो खर्च इन्होंने कहाँ किया है, कितना किया है, ये जवाब दे। और मैंने इनसे इसीलिए ये मांगा है कि ये, मैं इन्हें नाअहल नहीं कहूँगा, पढ़े लिखे हैं, बहुत तजर्बेकार हैं, प्रवक्ता रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं, विधानसभा भी लड़ा है इन्होंने, लेकिन मोहतरम हज के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल ही इंटाइटल नहीं है। ये दूसरी वजारत में जाए, देखें संभालें, हज इनके बस का नहीं है। हज से ये वजारत से इस्तीफा दे, मेरा ये मुतालबा है। जी, आपने सही मुद्दा उठाया। वो पढ़े ही कितने काबिल हों, कितने ही सारे सदनों में रह चुके हों, पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हों, और कितने भी पढ़े लिखे हों, वो हज संभालने के लायक नहीं है। उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए, यहाँ से छोड़ के उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। हम आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त का तकाजा होता है। हम चाहते हैं 15-20 मिनट में तमाम बातचीत को समेट के अपने दर्शकों के सामने रख दें, लेकिन आपने काफ़ी अहम मुद्दा उठाया है और इस पर हम चाहेंगे फिर आपसे जुड़ें। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।